1, 2, 3, come on! दोस्तों, वेलकम टू न्यू न्यूटन क्लासेस। मैं आपको यहाँ पे पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ और पॉलिटी में हम लोग पढ़ रहे थे अधिनियम। तो हम लोग पिछली क्लास में 1861 का अधिनियम देख चुके थे और 1861 के अधिनियम के थ्रू मैंने आपको बताया था कि कैसे भारत में कार्यपालिका जो होती है उसमें चेंजेस हुए और कार्यपालिका के साथ साथ विधायिका में भी चेंजेस हुए और भारत में 3 नए प्रांत बनाए गए थे और उसके साथ ही मद्रास और बम्बई जो प्रांत थे उनको भी उनकी शक्तियाँ वापस कर दी गई, मतलब उनको भी कानून बनाने की शक्तियाँ वापस कर दी गई। तो इसी के साथ ही क्या होता है, भारत में जो अब ब्रिटिश सरकार जैसे काम कर रही होती है तो उसमें कार्यपालिका में क्या हो जाएगा, कार्यपालिका में जो जाएगी बंगाल का भारत का गवर्नर जनरल बोलूँ या फिर अब मैं वायसराय बोलूँ कि भारत का वायसराय कार्यपालिका का काम करेगा, मतलब जो नियम बनाए जाएंगे, जो कानून बनाए जाएंगे वो पूरे भारत में लागू करेगा उनको। और विधायिका में कौन हो जाएगा, एक तो केंद्र परिषद केंद्रीय विधान परिषद हो गई जो बनाई गई थी 1853 में। और उसके बाद 1861 के अधिनियम में क्या जोड़ा गया, तीन प्रांतीय विधान परिषद जोड़ी गई, उसी के साथ ही मद्रास और बम्बई विधान परिषद। तो विधायिका के रूप में कौन कौन हो गया, केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद, ठीक है, 2 विधान परिषद हो गई विधायिका के रूप में, मतलब ये क्या करेंगे, ये कानून बनाएंगे, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूँ न्यायपालिका के रूप में, तो न्यायपालिका के रूप में पहले 1774 में ही उच्चतम न्यायालय बनाया गया था कलकत्ता का, और उच्चतम न्यायालय जो बनाया गया था तो एक ही न्यायपालिका थी अभी तक। अब क्या हो गया था, 3 नए कोर्ट बनाए गए थे, मद्रास बम्बई और कलकत्ता, इन 3 कोर्टों को बनाया गया था, मतलब ये क्या थे, हाई कोर्ट थे। तो अब न्यायपालिका में भी क्या हो गया था, 3 हाई कोर्ट हो गए थे और बकाया के एक सुप्रीम कोर्ट हो गया था। तो ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। अब आगे देखते हैं अगला जो अधिनियम आता है वो आता है शाही उपाधि अधिनियम 1876 का। शाही उपाधि अधिनियम का क्या मतलब है, शाही उपाधि अधिनियम का क्यों था, मैंने आपको बताया था कि 1858 के जो अधिनियम आया था उसके थ्रू क्या हुआ था कि जो कंपनी थी, कंपनी के प्रशासनिक और साथ ही व्यापारिक अधिकार पहले ही खत्म हो चुके थे और कंपनी को से जो अधिकार थे शासन करने के वो पूर्णतः छीन लिए गए थे। व्यापारिक के साथ साथ प्रशासनिक अधिकार भी छीन लिए गए थे और जो भारत की शासन की जो बागडोर थी वो किसके हाथ में सौंप दी गई थी, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप दी गई थी। लेकिन आप लोगों को पढ़ते होंगे मॉडर्न हिस्ट्री में कि जब कोई राजा किसी भी राज्य पे शासन करता है या फिर राज्य को लूट लेता है या फिर उस पर अधिकार कर लेता है अपना, वहाँ पे युद्ध लड़के उसको जीत लेता है, तो क्या करता है वो अपना वहाँ पे जाके राज्याभिषेक करवाता है। तो उसी टाइप से अभी तक महारानी ने भारत के शासन की बागडोर तो संभाल ली थी, लेकिन उनका अभी तक उनको कोई उपाधि नहीं दी गई थी, उनका कोई अभिषेक नहीं हुआ था। यहाँ पे ऐसा मैं बोल सकता हूँ, अगर मैं हिस्ट्री से कंपेरिजन करूँ तो यहाँ पे महारानी का कोई भी राज्य अभिषेक नहीं हुआ था। तो महारानी को भारत की महारानी घोषित करने के लिए भारत की महारानी घोषित करने के लिए लाया गया था क्या, शाही उपाधि अधिनियम, ठीक है। तो इस टाइम हम लोग देखते हैं कि क्राउन कौन है, तो महारानी विक्टोरिया क्राउन रहेंगे, ठीक है। और वायसराय कौन है, तो लॉर्ड लिंटन वायसराय थे इस टाइम पे, और प्रधानमंत्री जो है वो है डिज़रायली प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया था कि महारानी को जो ब्रिटेन की महारानी को भारत की महारानी घोषित करने के लिए क्या किया गया था, दिल्ली में दरबार लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया था दरबार लगाया गया था लॉर्ड लिंटन के द्वारा, जो कि वायसराय था भारत का इस टाइम पे, ठीक है। तो लॉर्ड लिंटन के द्वारा दिल्ली दरबार लगाया गया था। कब लगाया गया था, 1 जनवरी 1877 को, ठीक है। दिल्ली का दरबार लगाया गया पहली बार 1 जनवरी 1877 को, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या हुआ था, इस दरबार में क्या हुआ था कि महारानी जो थी विक्टोरिया को, उनको केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। और यहाँ से क्या बोला गया कि जो महारानी जो है उनको पूर्णतः भारत की महारानी बना दिया गया। अब ब्रिटेन की महारानी के साथ साथ वो भारत की महारानी कहलाएंगी और उनको क्या उपाधि दी गई, केसर ए हिंद की उपाधि दी गई, ठीक है। और इसका भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया था। क्यों विरोध किया था, इसका विरोध करने का रीज़न था कि 1877 और 1878 के बीच में ही क्या आया था, इसी टाइम पे भारत और बंगाल में क्या आई हुई थी, अकाल पड़ा हुआ था और अकाल और सूखा पड़ा हुआ था। तो उस भुखमरी के कारण लाखों लोग मरे गए थे और ऐसे में एक इतने बड़े समारोह, या मैं बोलूँ कि दरबार का आयोजन करना, इतने बड़े फंक्शन का आयोजन करना एक अच्छी बात नहीं थी कि मतलब यहाँ तो आपके यहाँ पे आप शासन कर रहे हो भारत में और यहाँ पे जो लोग हैं वो भुखमरी से मर रहे हैं, ठीक है, और आप इतना बड़े शाही दरबार का आयोजन कर रहे हो। तो इसका जो भारतीय शिक्षित वर्ग था उसने इसका विरोध किया था और यहाँ से एक वाक्य निकल के आया हुआ था कि नीरो फिडेल्ड वाइल रोम बर्न्ड, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। इसका क्या मतलब हुआ कि जब एक राजा था, जो नीरो था, रोम का राजा था, उस टाइम वहाँ पे रोम में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन उसने जो जनता की प्रॉब्लम को ना देखकर उनसे मुंह मोड़ लिया
और अपने आप में मगन रहने लगा। तो इसका ये मतलब होता है, तो ये वाक्य यहाँ पे भी फिट बैठता है कि जो वायसराय जो था हमारे यहाँ का, उसने मतलब जनता की समस्या, इतने लोग मर रहे थे, उनकी समस्याओं को तो ना देखा, और अपने अपनी महारानी के लिए या फिर अपनी महारानी को एक उपाधि देने के लिए मात्र इतने बड़े दरबार का आयोजन किया और इसमें इतने लाखों पैसा, या फिर मैं बोलूँ लाखों पैसा खर्च किया। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है क्या, इसलिए इसको क्या भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया हुआ था। ठीक है, तो इसके साथ साथ मैं अगर बताऊं कि दिल्ली दरबार जो है सबसे पहली बार दिल्ली दरबार लगाया गया था 1870 में। इसके अलावा 2 बार और दिल्ली दरबार लगाया गया है। तो हम लोग एक बार दिल्ली दरबार की हिस्ट्री देख लेते हैं कि क्या क्या कब कब दिल्ली दरबार लगाया गया और किस किस राजा के लिए दिल्ली दरबार लगाया गया। ठीक है, दिल्ली दरबार के इतिहास जो है हम लोग देख रहे थे। दिल्ली दरबार का इतिहास जो है 3 बार दिल्ली दरबार लगाया गया है। सबसे पहली बार मैंने आपको बता दिया कि 1870 में दिल्ली दरबार लगाया गया था। कब? 1877 में लगाया गया था। उस टाइम वायसराय कौन था, किसने लगाया था? तो लॉर्ड लिंटन। और उस टाइम महारानी कौन थी? विक्टोरिया महारानी थी। ठीक है, और दूसरी बार दिल्ली दरबार कब लगाया गया था? दूसरी बार दिल्ली दरबार लगाया गया 1903 में, 1903 में। उस टाइम पे कौन था? लॉर्ड कर्जन वायसराय था, और एडवर्ड्स 7 यहाँ पे कौन थे? क्राउन थे। ठीक है, और 1911 में जो दिल्ली दरबार लगाया गया था उस टाइम पे लॉर्ड हार्डिंग वायसराय थे, और जॉर्ज पंचम व मैरी इस टाइम पे क्राउन थे। ठीक है, या फिर राजा थे, मैं ऐसा बोलूँगा। तो इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि कौन से दिल्ली दरबार में जो है जो राजा जो है वो दरबार में शामिल होने आए हुए थे। तो एक ही ऐसा दरबार है दिल्ली दरबार जो 1911 में लगाया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। उसी में जॉर्ज पंचम व मैरी भारत आए हुए थे। इसके अलावा जो 1877 और 1903 के दिल्ली दरबार जो लगाए गए हैं, इनमें विक्टोरिया और एडवर्ड 7 भारत नहीं आए हुए थे। इनके पत्र भारत आए हुए थे, जिनको जो वायसराय थे उन्होंने पढ़ा हुआ था। 1870 में लॉर्ड लिंटन ने पढ़ा हुआ था, और 1903 में लॉर्ड कर्जन ने पढ़ा हुआ था। तो ये हो गया दिल्ली दरबार का इतिहास। और शाही उपाधि अधिनियम में इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। क्योंकि इसमें बस ये याद रखना है कि कौन से अधिनियम के थ्रू महारानी को केसर हिंद की उपाधि दी गई थी, या फिर महारानी को केसर हिंद की उपाधि दी गई थी, या फिर ब्रिटेन की महारानी को भारत की महारानी की उपाधि दी गई थी। तो वो कौन सा अधिनियम है? शाही उपाधि अधिनियम 1876। ठीक है, अगला अधिनियम जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है भारत परिषद अधिनियम 1892 का। ठीक है, तो पिछला अधिनियम हम लोगों ने देखा कि 1876 के अधिनियम में क्या हुआ था कि महारानी को केसर हिंद की उपाधि दी गई थी, और अगला अधिनियम जो है वो है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, इस अधिनियम में क्या, इस अधिनियम को आप 1892 मतलब 1885 में क्या हो चुका था, हमारे यहाँ पे कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी कांग्रेस की स्थापना। तो इस टाइम पे कांग्रेस के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, और जो गवर्नमेंट जो भी काम करती है उनकी अवहेलना करेंगे, उनकी आलोचना करेंगे, पत्रों में पत्रिकाएं छापेंगे, वो पत्रिकाएं ब्रिटिश सरकार तक जाएंगी। तो धीरे धीरे क्या होगा कि मतलब जो नियम बनाए जाएंगे वो भारतीयों के फेवर में बनाए जाएंगे। तो यहाँ तक क्या हो चुका था कि कांग्रेस आ चुकी थी, और कांग्रेस क्या करती थी, जो काम ब्रिटिश सरकार करती थी या फिर जो ब्रिटिश सरकार के अधिकारी करते थे, वो लोग उनकी आलोचनाओं को पत्रिकाओं में लिखते थे या फिर समाचार पत्रों में लिखते थे। वो समाचार पत्र जो है ब्रिटिश लंदन तक पहुंचते थे, और फिर उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि क्या प्रॉब्लम चल रही है भारत में, तो उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए जो अधिनियम या फिर जो कानून बनाए जाते थे वो बनाए जाते थे। और धीरे धीरे और इसी अधिनियम के थ्रू क्या होगा कि इस अधिनियम के थ्रू जो केंद्रीय विधान परिषद है या फिर प्रांतीय विधान परिषद है, उसमें भारतीयों की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, केंद्रीय विधान परिषद तथा प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, और कम से कम 6 तथा अधिकतम 16 कर दी गई। 1861 के अधिनियम में मैंने आपको बताया था क्या कि जो केंद्रीय परिषद और केंद्रीय विधान परिषद जो थी, उसमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या कितनी थी? कम से कम 3 और अधिकतम 6 थी। तो वहाँ पे 3 भारतीयों को भी शामिल किया गया था। ठीक है, मैंने बताया था आपको। तो 1892 के अधिनियम में क्या किया गया है कि जो कम से कम 3 थे उसको कर दिया गया 10, अधिकतम कितने थे? 6 थे वहाँ पे, तो यहाँ पर कर दिया गया 16। ठीक है, तो ये गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी, और इसी के साथ ही जो केंद्रीय विधान परिषद है और प्रांतीय विधान परिषद है उसमें भारतीयों की संख्या भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसी के साथ ही अगला जो पॉइंट है वो है क्या, बजट व लोकहित मामले पर 6 दिन की पूर्व सूचना पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, लेकिन मतदान व पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, ये जो दूसरा पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा आता है कि कौन से अधिनियम के थ्रू जो है बजट पर प्रश्न पूछने की अनुमति मिली, तो वो था हमारा भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, तो इस अधिनियम में केवल प्रश्न पूछने की अनुमति कब मिली? अगर आपको बजट पे या फिर लोकहित जो मामले हैं उन पर कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आपको पहले बताना पड़ेगा 6 दिन पहले, 6 दिन की पूर्व सूचना पर 6 दिन पहले बताना पड़ेगा। और आपने एक क्वेश्चन लिख के उनको भेज दिया, 6 दिन पहले क्या किया, आपको कोई दिक्कत है
बजट पर, तो आपने क्या किया, एक क्वेश्चन लिख के उनको भेज दिया। आप वहाँ पे गए, आपने जो क्वेश्चन था उसको, उन्होंने उसका आंसर दिया आपको, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने मेरे को बोला कि आप 1773 का अधिनियम फिर से बता दीजिए, तो आपने बोला, मैंने क्या किया, 1773 का अधिनियम फिर से पूरा बता दिया, ठीक है। लेकिन अब आप बोलोगे सर उसी के अंदर आपने कोई दूसरा क्वेश्चन मेरे से कर दिया, तो वो अनुमति यहाँ पे नहीं थी, ठीक है। पूरक क्वेश्चन का मतलब क्या है, आपने एक क्वेश्चन कर लिया, जो क्वेश्चन आपने 6 दिन पहले दिया था वही क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, उसके अलावा किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो और ना ही मतदान करने की अनुमति थी, तो उस पर वो लोग मतदान भी नहीं कर सकते थे कि ये गलत है, नहीं हम लोग इसके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो मतदान भी नहीं कर सकते थे, तो पूरा क्वेश्चन भी नहीं कर सकते थे। तो क्या हुआ, बजट एवं लोकहित मामलों में प्रश्न पूछने की अनुमति कौन से अधिनियम के थ्रू मिली, तो वो है कौन सा, भारत परिषद अधिनियम 1892, ठीक है। इसमें भी हम लोगों को पूरक प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति तथा मतदान करने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।